नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच जंग आज तीसरे दिन भी नहीं रुकी है, बल्कि इसमें ईरान को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में इजराइल और अमेरिका अपना नुकसान करवा रहे हैं, साथ ही बाकी देशों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर चुके हैं। और यही वजह है कि अब इन नेताओं के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लेवलों पर, दोनों स्तरों पर चुनौतियां ज्यादा खड़ी हो गई हैं। बेंजामिन नेतन्याहू तो पहले ही युद्ध अपराधी घोषित किए जा चुके हैं। अब ट्रंप के लिए अपनी कुर्सी को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी, जी हां, अली लारिजानी ने एक्स पर बिल्कुल सही लिखा है कि ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट को छोड़कर इजराइल फर्स्ट अपना लिया है। लारिजानी ने कहा है कि ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति छोड़ चुके हैं। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ट्रंप की मनमानी सोच ने पूरे इलाके को एक बेकार जंग में धकेल दिया है। अब वो अमेरिकी लोगों की मौतों को लेकर चिंतित हैं। यह सचमुच दुखद है कि वो अमेरिकी धन और अमेरिकी लोगों की जान दांव पर लगाकर नेतन्याहू की गैर कानूनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। यह कहना है अली लारिजानी, ईरान के सुरक्षा प्रमुख का कहना है। आपको बता दूं कि ईरान से जंग करने में 3 अमेरिकी सैनिकों की जान जाने की जो खबर थी, वो 3 नहीं बल्कि 4 अब खुद अमेरिका मान रहा है। 4 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है और ट्रंप ने खुद इसे माना है कि अभी और जानें जाएंगी, यानी और सैनिकों की मौत होगी। यह बात आज सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने मान ली। अमेरिका में पहले के गल्फ वार, आप याद कीजिए, गल्फ वार को लेकर अमेरिका में पहले से ही लोगों के बीच काफी नाराजगी थी कि बिना बात उनके बच्चों को युद्ध के मैदान में धकेला जा रहा है। और अब फिर वही सिलसिला यहां ईरान के साथ युद्ध करके शुरू कर दी गई है, जिससे अब अमेरिका में ट्रंप पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल रॉयटर्स और इप्सोस ने एक सर्वे किया है। इस जंग के बाद यह सर्वे आया है। रॉयटर्स और इप्सोस ने संयुक्त रूप से एक सर्वे में जंग पर सवाल किए हैं, जिसमें केवल 4 में से 1 उत्तरदाता ने अमेरिका और इजराइल हमलों का समर्थन किया है। 4 में से मात्र 1। सर्वे में 43% उत्तरदाताओं ने युद्ध का विरोध किया है। 43% उत्तरदाताओं ने युद्ध का विरोध किया है, जबकि 29% अनिश्चित रहे। रिपब्लिकन मतदाताओं में समर्थन अपेक्षाकृत ज्यादा था, लेकिन वो भी बहुत मजबूत नहीं था। रिपब्लिकन, आप जानते हैं, जिस पार्टी से आते हैं डोनाल्ड ट्रंप खुद, उसमें भी अपेक्षाकृत ज्यादा तो था, लेकिन मजबूत नहीं था। 55% ने हमलों का समर्थन किया। इन हमलों का समर्थन रिपब्लिकन्स में 55% ने किया, 13% ने विरोध किया और 32% अनिश्चित रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि लगभग 42% रिपब्लिकनों ने कहा कि अगर इस अभियान में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिक मारे गए या घायल भी हुए तो वे समर्थन की संभावना कम कर देंगे, यानी अगली बार वोट नहीं देंगे। वहीं डेमोक्रेटिक मतदाताओं में 74% ने हमलों का विरोध किया, जबकि केवल 7% ने समर्थन किया और 19% अनिश्चित रहे। बताया जा रहा है कि लोगों की यह नाराजगी मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप पर भारी पड़ेगी। इसी साल के अंत में मिड टर्म इलेक्शन होना है। मध्यावधि चुनाव जो अमेरिका में 2 साल पे होते हैं, उस चुनाव में ट्रंप पर यह जो जंग है वो भारी पड़ेगी, यह साफ दिखाई दे रहा है। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका की बड़ी आबादी नाराज ही है। इधर अब नाटो के सहयोगी भी खुलकर इस जंग का साथ नहीं दे रहे हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने कहा है कि ईरान में इजरायली और अमेरिकी एक तरफा हमलों को उन सामूहिक संस्थाओं में चर्चा की जानी चाहिए थी जो ठीक इसी उद्देश्य के लिए बनाई गई है, जैसे संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका ने एक तरफा हमला कर दिया है। बैरोट ने मंत्रालय की बैठक के बाद मीडिया से कहा कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा सकता था, क्योंकि सिर्फ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर ही ऐसे हमलों को आवश्यक वैधता प्राप्त हो सकती है, यह कह रहे हैं बैरोट। बैरोट से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम लाएगी।
वर्तमान युद्ध सभी के लिए खतरनाक है, इसे रोकना होगा, ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कह रहे हैं। आप देखिए, इन बातों को आपके सामने रखने का मकसद मतलब यह है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप एक इस युद्ध को छेड़कर और उनका साथ देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इन दोनों ने जो काम किया है इससे पूरी दुनिया अलग थलग हो गई है। यानी पूरी दुनिया से ये दोनों अलग थलग हो गए हैं, ये साफ दिखाई दे रही है। उसी की वानगी आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, E3 कहते हैं, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, E3 ने संयुक्त बयान में कहा है कि वे हमलों में शामिल नहीं होंगे। कह रहे हैं कि हम हमलों में शामिल नहीं हैं और न ही हमें सूचित किया गया था। जी हां, हम ये तीनों कह रहे हैं, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, कि इस हमले में हम शामिल नहीं हैं और न ही हमें पहले से सूचना दी गई थी, सूचित किया गया था। इससे पहले चीन और रूस ने भी अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत पर संवेदना जताई थी। चीन ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के खिलाफ बताया है, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे मानवता, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। वहीं कल पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की निंदा की और आज बांग्लादेश ने भी लिखा है कि सरकार को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को निशाना बनाकर किए गए हमले में हत्या कर दी गई है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों का उल्लंघन है। सरकार ईरान के भाईचारे वाले लोगों के प्रति हृदय से संवेदना व्यक्त करती है, यह बांग्लादेश का कहना है। इन प्रतिक्रियाओं से जाहिर हो रहा है दोस्तों कि अमेरिका जिस तरह ईरान को सबसे खतरनाक देश बताता रहा है, दुनिया उससे इत्तेफाक नहीं रखती है और खुद ईरान की जनता भी ट्रंप की बात नहीं सुन रही है। आप जानते हैं कि खामनेई की हत्या के बाद ट्रंप ने ईरान की जनता को आगे आने का आह्वान किया था, लेकिन ईरान की जनता को यह बात पसंद नहीं आ रही है और उसकी सरकार में कौन बैठेगा यह फैसला अमेरिका और इजराइल ने, यह बात तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही है ईरान की जनता को। इधर ईरान में नया नेतृत्व हालात संभालने में लगा हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक्स पर लिखा है कि मैंने सभी मंत्रियों और संगठनों और एग्जीक्यूटिव बॉडीज के प्रमुखों को यह जिम्मेदारी दी है कि वे आम जन को बिना रुके सेवाएं देते रहें। यह बात कही है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने। पेजेश्कियान आगे लिखते हैं कि जब तक हम पर थोपा गया युद्ध, यानी जब तक हम पर थोपा हुआ युद्ध खत्म नहीं होगा, तब तक ये काम उन्हें अपने कर्तव्यों के अनुसार पूरी अथॉरिटी और स्पेशल प्लानिंग के साथ करना है। और साथ ही अमेरिका की मदद करने वाले मध्य पूर्व के देशों में अमेरिकी अड्डों पर ईरान के हमले भी जारी हैं। ईरान ने आज मिडिल ईस्ट के 4 देशों में से 6 अमेरिकी बेस पर हमला किया है। इसके अलावा कुवैत में 3 अमेरिकी F-15, जी हां, 3 अमेरिकी F-15 प्लेन को, जेट को गिरा दिया गया, फाइटर जेट को गिरा दिया गया है कुवैत में। साथ ही यूएस एम्बेसी पर भी हमले की खबर आई थी, धुआं उठने की खबर, और यह भी पुष्ट खबर है। कुवैत में अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर हमला, कुवैत में यूएस की फाइटर जेट, 3 फाइटर जेट F-15, जिसको बिल्कुल ही बहुत ही मजबूत माना जाता है, उसको गिराने की बात, ये सारी खबरें आई कुवैत से। ईरान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल से हमले करने का दावा भी किया है। ईरान ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने इजराइल के पीएम नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ को मार गिराया है। यहां 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ को ईरान ने मार गिराया है, यह दावा ईरानी सेना ने किया है। और ईरानी सेना ने यह भी दावा किया है कि हमने नेतन्याहू के दफ्तर को, प्रधानमंत्री ऑफिस को, पीएमओ को भस्म कर दिया, उड़ा दिया, खत्म कर दिया है। और शायद इसमें नेतन्याहू भी घायल हुए हैं, यह खबर भी बताई जा रही है। हालांकि इजराइल ने ईरान के इस दावे को गलत बताया है। इजराइल ने नेतन्याहू के कार्यालय पर हुए हमले को पूरी तरह से नकार दिया है। इजराइल ने दावा किया है कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ठिकाने के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि वो कहीं और छिपे हुए हैं और इसकी जानकारी किसी को नहीं है, और ईरान जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। लेकिन इजराइल और अमेरिका इस समय कितना डरे हुए हैं, इसका पता इस बात से लगता है दोस्तों कि अमेरिका की तेल गैस एजेंसी कंपनी शेवरॉन ने इजराइल सरकार के कहने पर लेवियाथन गैस फील्ड में गैस निकालने का काम कुछ समय के लिए रोक दिया है।
ये गैस फील्ड इजराइल के समुद्र तट के पास है और देश के सबसे बड़े गैस स्रोतों में से एक है। वहीं सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको, जी हां, बहुत बड़ी कंपनी है, आप जानते हैं अरामको पर भी ईरान ने हमला किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने इसको माना है और प्रेस एजेंसी के मुताबिक ऊर्जा मंत्रालय के एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि सोमवार सुबह 7:04 पर रास तानुरा में रिफाइनरी के पास 2 ड्रोन नष्ट किए गए। इसको रोकने के दौरान गिरे मलबे से हल्का नुकसान पहुंचा। हालांकि इससे लगी आग को आपातकालीन टीमों ने काबू कर लिया। किसी को चोट या जान का नुकसान नहीं हुआ। यानी यहां भी ईरान का हमला। बताया गया है कि रिफाइनरी की कुछ यूनिट्स को सावधानी के तौर पर बंद कर दिया गया है, लेकिन पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई पर स्थानीय बाजारों में कोई असर नहीं पड़ा है, यह भी बताया जा रहा है। यह सारी लीपापोती बता रही है कि ईरान अब सीधे अमेरिका, इजराइल या उसे मदद पहुंचाने वाले देशों की रीढ़ पर, जी हां, रीढ़ पर चोट कर रहा है, बैकबोन पर चोट कर रहा है। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स यानी आरएएफ के अक्रोटरी बेस पर ड्रोन हमला किया है। साइप्रस में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के अक्रोटरी बेस पर ड्रोन हमला किया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार रविवार देर रात हुए इस हमले में बेस को मामूली नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। दरअसल ब्रिटेन ने अपने इस बेस का इस्तेमाल करने की इजाजत अमेरिका को दी तो नुकसान उसे भी उठाना पड़ा। हालांकि ट्रंप ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से इस बात पर नाराज हैं कि अमेरिका को हिंद महासागर में मौजूद अपना मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया देने में काफी देर लगाई। और इसके बाद ट्रंप ने कहा है कि वो ब्रिटिश पीएम से बेहद निराश हैं कि उसने अपना बेस नहीं दिया, उसने अपनी जमीन नहीं दी। अमेरिका जंग के पहले दिन से इस बेस से ईरान पर हमला करना चाहता था। हालांकि ब्रिटेन ने लंबे इंतजार के बाद इसकी इजाजत तो दी और कहा कि अमेरिका को यहां से सिर्फ ईरान के मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाने की परमिशन हम देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर भी आई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी आईएईए ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और उसमें कहा है कि ईरान के राजदूत ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में ईरान की नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है। ईरान का कहना है कि यह एक न्यूक्लियर सेंटर है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रहती है, यानी इसमें कोई नुकसान हुआ तो न केवल ईरान बल्कि आसपास के देशों को भी काफी नुकसान होगा, क्योंकि यहां पर ये जो न्यूक्लियर सेंटर है वहां से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वहां से निकलेंगे, गैस निकलेंगी तो फिर दिक्कत होगी। तो क्या अमेरिका एक और हिरोशिमा और नागासाकी दोहराने का अपराध कर सकता है? ये एक गंभीर सवाल है यहां पे दोस्तों। कुल मिलाकर ईरान पर छेड़ी गई जंग दिन ब दिन और गंभीर हो रही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान क्या अमेरिका और इजराइल को होगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। इस बीच बहुत सारे डेवलपमेंट हैं, बहुत सारे विजुअल्स आपके सामने हम रख रहे हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट और विजुअल्स इस चर्चा के दौरान हम आप तक पहुंचाएंगे। ईरान जंग में जिसे कमजोर माना जा रहा था